दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग संस्कृति आईएएस के टेस्ट नंबर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इको क्लब की स्थापना का उद्देश्य है? इको क्लब की स्थापना का क्या उद्देश्य है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है राइट आंसर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इको क्लब पर्यावरण सुधार के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता पैदा करना और उनमें पर्यावरण मित्रता और पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति को विकसित करना। तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कितने जैविक अनुक्रम के कारक हैं? ओके, जैविक अनुक्रम के कारक बताएं कौन कौन से हैं। बायोलॉजिकल सक्सेशन के कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, बायोलॉजिकल सक्सेशन या जैविक अनुक्रम होता क्या है, ये बस तो आप साधारण तरीके से समझने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई नग्न चट्टान है, ठीक है, और उसका पूरा एक क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है नग्न चट्टान का, वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, ठीक है, ना ही कोई शैवाल है, ना ही कोई सूक्ष्म जीव है। या फिर ऐसे समझिए कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है, विस्फोट के कारण लावा बाहर आकर के चारों तरफ एक नए भूक्षेत्र का निर्माण किया। अब ये ठंडा होकर के नए भूक्षेत्र का निर्माण किया, तो इसमें ना तो कोई सूक्ष्म जीव है, ना ही कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, ना ही कोई शैवाल है। अब एक वक्त के बाद जब ये ठंडा हो जाता है, तो एक वक्त के बाद देखेंगे आप यहाँ पर, एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब ये पूरा आप नग्न चट्टान समझिए। ओके, ठीक है। अब देखिए, एक वक्त के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे शैवाल, लाइकेंस वगैरह उगने लगेंगे, ठीक है। फिर एक वक्त के बाद देखेंगे इसमें छोटे छोटे शैवाल होंगे, फिर सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति होगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पे इससे थोड़े से बड़े बड़े छोटे छोटे पौधे उगने लगेंगे और थोड़े बड़े जीव भी देखने को मिलेंगे। फिर थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि ये जो छोटा छोटा जीव, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे थे, अब इस जगह पे आपको बड़े पौधे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बड़े पौधे भी उग गए और थोड़े बड़े बड़े जानवर भी। इसको जानवर समझ लीजिए, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले ये पूरा नग्न चट्टान था, यहाँ पे कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे नहीं थे। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में शैवाल, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई, शैवाल की उत्पत्ति हुई, लाइकेंस वगैरह, ठीक है। धीरे धीरे ये जो नग्न चट्टान था एक वक्त के बाद घने जंगल में तब्दील हो गया, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे, बड़े बड़े जीव जंतु, सभी तरह का एक तरह का एक नए पारितंत्र का यहाँ पे विकास हुआ। तो यही जो पूरा आपका क्रम है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, यही आपका जैविक अनुक्रम कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसके लिए क्या क्या कारक हो सकते हैं जैविक अनुक्रम के लिए, यानी कि नए नए पेड़ पौधे उगने के लिए, जीवों के विकास के लिए किस तरह के कारक होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आइए। तो धरातल का स्वरूप, बिल्कुल। पोषक तत्व, जैविक अनुक्रम के लिए पोषक तत्व भी होना जरूरी है, आर्द्रता भी और मृदा संरचना भी। ये सभी कारक जो है जैविक अनुक्रम के हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितनी कीस्टोन प्रजातियां हैं? ओके, तो इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो बताएं कि कीस्टोन प्रजातियां कौन कौन सी हैं। ये कीस्टोन प्रजातियों का काम होता है पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करना, पारिस्थितिक तंत्र के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। ओके, तो दोस्तों कीस्टोन प्रजातियों में आपका चीता, भेड़िया, समुद्री तारा मछली, चमगादड़, ये सभी आएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, देखिए दोस्तों, कीस्टोन प्रजातियां ऐसी प्रजातियां होती हैं जैसे कि आप मान लो कि ये घास पाई तंत्र है और यहाँ पे अब घास जहाँ पे होंगे वहाँ पे छोटे छोटे शाकाहारी जीव भी होंगे। ओके, तो मान लीजिए खरगोश है, ठीक है। अब खरगोश घास खा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब खाते हैं, तो अपनी संख्या में वो वृद्धि करते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इस खरगोश को खाने के लिए कोई अन्य जीव इसको नहीं खाता है, ठीक है, मान लीजिए इस खरगोश को कोई अन्य जीव नहीं खा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा
कि खरगोशों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर खरगोश की संख्या, शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ गई तो इसका जो है घास पाई तंत्र पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। ठीक है, यहाँ की जो पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो जाएगी। तो इसलिए इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र को या पाई तंत्र को संतुलित करने के लिए खरगोश को कौन खाएगा, इससे शिष्ट जो जीव होंगे, जो मांसाहारी जीव होंगे, जैसे कि आपका चीता हो गया, भेड़िया हो गया, तो ये जो है इस खरगोश को खाएगा और यहाँ के पूरे पारी तंत्र को स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करेगा। ठीक है, तो यही आपका हो गया कीस्टोन प्रजाति। ठीक है, तो इसी तरह से समुद्री तारा मछली है, समुद्र में छोटे छोटे जीवों को खाने का काम करती है। भेड़िया हो गया। और चमगादड़ कैसे, तो देखिए दोस्तों, कोई पौधा है, ठीक है, अगर उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर बीज नहीं बनेंगे, और बीज नहीं बनेगा तो फिर छोटे एक नए पौधे की ये मैं क्या बना रही हूँ, एक नए पौधे की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो चमगादड़ क्या करता है कि पौधों में पॉलिनेशन का काम करता है। जैसे कि एबोनी ट्री हो गया, इंडियन लॉरेल वृक्ष हो गया, तो इसमें ये चमगादड़ जो है इसमें पॉलिनेशन का काम करती है इन पौधों में, जिससे कि नए बीज बनते हैं। नए बीज बनने की वजह से नए पौधे आते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोटोन, एक इकोटोन यानी संक्रमण क्षेत्र में दोनों तंत्रों की प्रजातियों के अतिरिक्त कई नई प्रजाति भी पाई जाती है। इस नई प्रजाति के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। ओके, तो दोस्तों इकोटोन क्षेत्र जो होती है वो दो पारितंत्रों के बीच का क्षेत्र होता है। जैसे कि मान लीजिए ये घास पारितंत्र मान लीजिए, और यहाँ पे तालाब। ठीक है, यहाँ पे तालाब या जलीय पारितंत्र। ठीक है, तो ये आपका घास पारितंत्र और ये जलीय पारितंत्र। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र होगा इसका संक्रमण वाला क्षेत्र थोड़ा दलदली होगा। ठीक है, जहाँ पे दोनों की विशेषता यानी कि घास पारितंत्र की विशेषता और जलीय पारितंत्र की विशेषता दोनों देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ना नई प्रजाति ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको इस पूरे क्षेत्र में, इस संक्रमण क्षेत्र में आपको विविधता, जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोनों की विशेषता भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस नई प्रजाति के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं। ठीक है, यहाँ पे नई प्रजाति भी पाई जाती है इस इकोटोन में। तो इस नई प्रजाति पाए जाने के या नई प्रजाति के विकास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना। कोर क्षेत्र का प्रभाव। तीसरा, जैव विविधता विशेषताओं से सूक्ष्म जलवायु का निर्माण। ओके, अब ऑप्शन देखिए, तो नीचे देखिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि घास पारितंत्र था और जलीय पारितंत्र था। ठीक है, ये घास पारितंत्र और यहाँ पे ये जलीय पारितंत्र। तो दोनों का जो संक्रमण यानी कि आपका घास पारितंत्र वाली क्षेत्र और ये जलीय पारितंत्र, तो यहाँ पे इस वाले संक्रमण क्षेत्र में आपको ये दोनों की विशेषता यानी कि इस जगह की विशेषता घास पारितंत्र की और जलीय पारितंत्र की, दोनों की विशेषता आपको एक ही जगह पे उपलब्ध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका इकोटोन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या विशेषता है कि दोनों क्षेत्रों के संसाधन का एक ही स्थान पर पाया जाना। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र पर घास पारितंत्र और जलीय पारितंत्र की दोनों की विशेषता पाई जाएगी? तो बिल्कुल पाई जाएगी। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। कोर क्षेत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल घास क्षेत्र और जलीय पारितंत्र क्षेत्र दोनों का यहाँ पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। जो जीव यहाँ पर पाए जाएंगे घास पारितंत्र में, आपको यहाँ पर संक्रमण क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। जो जीव जलीय पारितंत्र में पाए जाएंगे वो जीव आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके साथ क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पर क्योंकि पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे और यहाँ का एनवायरनमेंट भी दोनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नई प्रजाति भी आपको देखने को मिलेगी जो इन दोनों में नहीं होगा। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट पर आइए। तो आपका कोर क्षेत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, तो जैव विविधता विशेषताओं से सूक्ष्म जलवायु का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा आपका इकोटोन क्षेत्र था, तो यहाँ पे इनकी अपनी खुद की जलवायु भी, एक सूक्ष्म जलवायु का निर्माण भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ की अपनी
तापमान आसपास के क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पर तापमान थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, तो आपका तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से पूछा है, उपरोक्त में से कौन सी थालपोली महोत्सव की विशेषता है? थालपोली महोत्सव की विशेषता इन चारों में से कौन कौन सी है? तो पहला स्टेटमेंट दिया है महिलाओं के हाथों में तेल का दीपक होता है। तो इस महोत्सव में जो है महिलाएं जब इस उत्सव को सेलिब्रेट करती है तो उनके हाथों में आप देखेंगे तेल का दीपक होता है। साथ में ये हाथियों को स्वर्ण धातु से सजाते भी हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन तीसरा और चौथा सही नहीं है। ठीक है, मंदिर परिसर में भरतनाट्यम का आयोजन होता है तो नहीं होता है। ओके, और तीसरा भी नहीं सही है कि पुरुषों द्वारा हिरण के सींग का धारण करना गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए। वन्यजीव संरक्षण हेतु परियोजना या आरंभ वर्ष। पहला दिया है हंगुल परियोजना। तो हंगुल परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1970 में। हिम तेंदुआ परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था? 2009 में। हाथी परियोजना को 1992 में। अब आप मुझे बताइए कि बाघ परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था? अभी हाल ही में इसका 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। बाघ परियोजना को 1975 में प्रारंभ नहीं किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखिए। भारत में सॉल्ट पैंस लैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। दूसरा, अत्यधिक लवण होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता का अभाव पाया जाता है। तीसरा, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के तहत इस भूमि से नमक निष्कर्षण के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर? कौन सा कथन सही है? सॉल्ट पैंस लैंड जो है दोस्तों, ये ना वर्षा के जल को अवशोषित करने का काम करता है, कहीं ना कहीं वाटर को ये फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, और इसका सर्वाधिक विस्तार आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कि अत्यधिक लवड़ी होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता का अभाव नहीं, यहाँ पे जैव विविधता पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा दिया हुआ है कि तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के तहत इस भूमि से नमक निष्कर्षण के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। तो तीसरा गलत है, यहाँ पे इस तरह की कोई गतिविधि प्रतिबंधित नहीं है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्लब आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपको विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, संस्कृति आईएएस और फोरम आईएएस के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। ये सोच करके टेस्ट पेपर मत लगाए कि हमारी डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो नहीं, मॉक टेस्ट इसलिए लगाइए कि आपका रिवीजन होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों पर विचार कीजिए। मैग्नोलिया, ओक, मैपल, एबोनी। उपरोक्त में से कितनी वृक्ष प्रजातियां अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा जारी फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल है? तो उपरोक्त में से कितनी वृक्ष प्रजातियों को IUCN की सर्वाधिक संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल किया गया है? बताएं। तो दोस्तों हाल ही में IUCN द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संकटग्रस्त की श्रेणी में मैग्नोलिया को, ओक को, मैपल को और एबोनी, चारों को रखा गया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए। ब्लू कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया है यह तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में संग्रहित कार्बन है। दूसरा, यहाँ पे संग्रहित शब्द देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है हिंदी में ना बहुत लोग आरो एग्जाम देते होंगे या PCS में देते होंगे तो CSET में दे देता है। तो संग्रहित कैसे लिखा जाता है, इसका सही वर्तनी ये होगा। ठीक है, बहुत लोग गलती कर देते हैं एग्जाम में।
ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट पे आइए। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के नष्ट होने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का मुख्य स्रोत बन सकता है। तीसरा, इसके संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू कार्बन पहल आरंभ की गई। तो बताएं कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों ब्लू कार्बन के संदर्भ में आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है कि यह तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में संग्रहित कार्बन होता है, ठीक है। दूसरा दिया है कि पारिस्थितिक तंत्र के नष्ट होने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का मुख्य स्रोत बन जाता है। अगर पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होने लगेगा तो इससे क्या होगा कि ये जो पारिस्थितिक जो समुद्री पारितंत्र था और साथ में जो तटीय क्षेत्र है, ये कार्बन को जहाँ कार्बन को अवशोषित करने का काम करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करते थे, अब ये क्या करते थे, कार्बन सिंक का काम करते थे। कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करने का काम करते थे, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी मेंटेन रहता था। लेकिन अगर ये पारिस्थितिक तंत्र, तटीय पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होगा तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे ये कार्बन को सोखने काम करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने काम करते थे, ये अब क्या करने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने लगेंगे, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का मुख्य स्रोत बन जाएगा। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तो इसको जो है ब्लू कार्बन पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नहीं बल्कि IUCN द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, IUCN द्वारा। तो आपका तीसरा सही नहीं है, तो केवल 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, संपीड़ित बायोगैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया यह हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन का मिश्रण होती है। दूसरा है भारत में वर्ष 2028 से पारंपरिक ईंधन में 5% तक संपीड़ित बायोगैस मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है सतत योजना संपीड़ित बायोगैस उद्यमियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने के लिए शुरू की गई है। तो बताएं कि कौन सा कथन सही है, बताएं। तो दोस्तों जब भी स्टेटमेंट पढ़े तो इस तरह से आप पहले तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करें। जहाँ पे आपको लगे कि हमें इस पे फोकस करना है तो आप उस पर अंडरलाइन कर दिया करिए, ताकि एग्जाम में इजीली आप अच्छे से आंसर कर सको, ठीक है। अंडरलाइन करते हुए आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है कि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन का मिश्रण होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें नहीं होता है, ठीक है। और मीथेन जो है, इस संपीड़ित बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 90% या उससे ज़्यादा होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता है संपीड़ित बायोगैस में, ठीक है। दूसरा है भारत में वर्ष 2028 से पारंपरिक ईंधन में 5% तक संपीड़ित बायोगैस मिलाने का लक्ष्य रखा गया, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन तीसरा जो दिया है कि सतत योजना संपीड़ित बायोगैस उद्यमियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने के लिए शुरू किया गया, तो इस तरह का भी कोई प्रावधान नहीं लाया गया है, ठीक है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो आंसर होगा केवल 2, ऑप्शन बी, ठीक है। पूछा है कौन सा कथन सही है, कितने नहीं, कौन सा पूछा है, ठीक है। तो केवल दूसरा सही है। चलिए अगला देखिए, गहरे समुद्री जल के प्रवाल जो उथले जल के सामान्य प्रवालों से भिन्न होते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रवाल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, प्रवाल जीव, ठीक है। तो अब देखिए, कुछ प्रवाल होते हैं जो समुद्र के उथले जल में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के गहराई में होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या अंतर देखने को मिलेगा आपको, दोनों में क्या भिन्नता है, तो आप स्टेटमेंट के माध्यम से चलिए पढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये सामान्यतः सफ़ेद रंग के होते हैं, ठीक है। गहरे समुद्र जल की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से फिर से पढ़िए कि गहरे समुद्री जल के प्रवाल जो उथले जल के सामान्य प्रवालों से भिन्न होते हैं, तो किस प्रकार भिन्न होते हैं गहरे समुद्री जल के प्रवाल उथले जल के प्रवालों से, ये बताना है, ठीक है। तो गहरे समुद्री जल के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सामान्यतः सफ़ेद रंग के होते हैं। दूसरा, इसमें जैव विविधता उथले जल के प्रवालों से अधिक होती है। स्टेटमेंट पढ़ा आपने, तो इसमें दिया क्या है, जब भी पढ़े स्टेटमेंट अधिक होती है कम होती है उसको सर्कल करा करें, ठीक है। तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि क्या अधिक होती है या कम होती है, तो दिमाग पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। अंडरलाइन करके नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में गलती करने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। ये भोजन हेतु सतह से प्राप्त जैविक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। उपरोक्त में से
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, गहरे समुद्री जल के जो प्रवाल होते हैं ये सामान्यतः सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो कोरल रीफ्स होते हैं वैसे तो ये सफेद रंग के ही होते हैं। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और जो उथले जल के प्रवाल होते हैं वो भी सफेद ही होते हैं, लेकिन वो जूजेंथली के कारण, जूजेंथली जो शैवाल होती है उनके ऊपर आकर के इन दोनों के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है, तो वो उसको आवास प्रदान करती है और उसको पोषण प्रदान करती है। दोनों के बीच इस तरह का संबंध होता है, इस वजह से वो ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः जो कोरल्स के कलर हैं सफेद ही होते हैं। तो समुद्री जल, लेकिन नॉर्मली समुद्री जो गहरे समुद्री जल के जो प्रवाल होते हैं ये सफेद रंग के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली प्रकाश की किरणें यहाँ नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि इसमें जैव विविधता उथले जल के प्रवालों से अधिक होती है। नहीं, ये जो गहरे समुद्र जल के प्रवाल है, आपको पता होगा कि गहरे समुद्र में आप जैसे जैसे गहराई में जाएंगे आपको जैव विविधता में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि नीचे जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे एक तो प्रकाश की तीव्रता में कमी आएगी। यहाँ पे प्रकाश एक वक्त के बाद, एक गहराई के बाद जो है, एक सीमित गहराई के बाद, यानी कि 400 मीटर से 200 मीटर समथिंग तक प्रकाश की किरणें ईजिली पहुंच जाती हैं। उसके बाद अंदर जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वहाँ पे प्रकाश की तीव्रता नहीं पहुंच पाती है, प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, और साथ में ऑक्सीजन भी कम होते जाता है। तो आपको क्या लगता है कि गहराई में जैव विविधता ज़्यादा पाया जाएगा? क्या आपको क्या लगता है कि गहराई में प्रवालों में विविधता ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर उथले जल में? तो ऑब्वियसली उथले जल में ज़्यादा देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रकाश की किरणें ईजिली पहुँच पा रही हैं और साथ में इनको ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहा है। तो विविधता यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा उथले जल में, ना कि गहरे जल में। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट फिर से पढ़िए, इनमें जैव विविधता उथले जल के प्रवालों से अधिक होती है। नहीं भाई, उथले जल के प्रवालों से कम होती है, ना कि अधिक होती है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, ये भोजन हेतु सतह से प्राप्त जैविक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। तो आपका तीसरा सही है कि अपने भोजन के लिए सतह से जो भी जैविक पदार्थ आते हैं तो ये इन पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी को सर्वाधिक सटीक रूप से परिभाषित करता है? स्व पारिस्थितिकी को सर्वाधिक सटीक रूप से परिभाषित करता है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में एकल प्रजाति के भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन जो है आपका स्व पारिस्थितिकी कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरल आहार श्रृंखला अस्थिर पारिस्थितिक तंत्र की द्योतक है। दूसरा, आहार श्रृंखला में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ सकल बायोमास में प्रगामी ह्रास होता है। तीसरा, पारिस्थितिक तंत्र से बहिर्गमन करने वाली ऊर्जा उपयोग के लिए पुनः सुलभ होती है। बताएं कितने कथन सही हैं? बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, सरल आहार श्रृंखला में आप देखेंगे कि पारिस्थितिक अस्थिर होता है। क्यों? जितना ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र, जितने ज़्यादा आहार श्रृंखला यानी फूड चेन जटिल होगा, पारिस्थितिक तंत्र उतना ही स्थिर होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे विविधता इतनी ज़्यादा है, जीव इतने ज़्यादा है कि कौन जीव किसको खा रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा जटिल हो जाता है उस आहार की श्रृंखला को समझने में। अगर आप इजीली अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में आप देख रहे हैं कि ईजिली मान लीजिए कि आप सब स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि अच्छा इस जीव को, मान लो खरगोश को ऐसे समझते हैं कि कोई छोटा कीट है, कीट को मेंढक खाया, मेंढक को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खा लिया, तो आपने इजीली समझ लिया कि अच्छा ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। तो ये मतलब इससे अंदाजा लग गया कि यहाँ की जो आहार श्रृंखला है काफ़ी सरल है। सरल होने का मतलब ये है कि फिर वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र थोड़ा अस्थिर है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीव जंतु होते, सूक्ष्म जीव होते, कौन किसको खा रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल होता, थोड़ा जटिल होता, तो फिर हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र
स्थिर है। ठीक है, स्थिर जितना पारिस्थितिक तंत्र जितना स्थिर होगा, आहार श्रृंखला उतनी ज़्यादा जटिल होगा। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि सरल आहार श्रृंखला अस्थिर पारिस्थितिक तंत्र की द्योतक होती है। दूसरा दिया है आहार श्रृंखला में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ सकल बायोमास में प्रगामी ह्रास दिखा है। जैसे जैसे आप देखेंगे आहार श्रृंखला में प्रथम उत्पादक से लेकर के प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, जैसे जैसे आप आहार श्रृंखला में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सकल बायोमास में आपको प्रगामी ह्रास देखने को मिलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तीसरा देखिए पारिस्थितिक तंत्र से बहिर्गमन करने वाली ऊर्जा उपयोग के लिए पुनः सुलभ होती है, तो नहीं, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर पारिस्थितिक तंत्र में एक बार ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है तो दोबारा वो पुनः उपयोग के लिए सुलभ नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा गलत था, पहला दूसरा सही था। तो कितने स्टेटमेंट सही हुए? 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर पारिस्थितिक तंत्रों की प्राथमिक उत्पादकता कम होती जाती है। दूसरा कथन है पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता एवं सौरिक विकिरण में धनात्मक संबंध पाया जाता है। प्राथमिक उत्पादक कौन? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य की किरणों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह प्राथमिक उत्पादकता होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गए, ये सभी प्राथमिक उत्पादक हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो पहला दिया कि विषुवत रेखा से, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें तो सीधी पड़ रही है विषुवत रेखा पर, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें हल्की होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे इधर जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों की जो प्राप्ति होती है वो कम होती जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता भी कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की किरणों से बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अगर सूर्य की किरणें, क्योंकि उन सूर्य की किरणों से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अगर उसके माध्यम से भोजन उनको सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी पौधों को, तो यह पर्याप्त रूप से पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की जो प्राथमिक उत्पादकता एवं सौरिक विकिरण में धनात्मक संबंध पाया जाता है। जब जितना ज़्यादा सौरिक विकिरण मिलेगा उतनी ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कार्बन फॉर्मिंग के लाभ हैं? तो बताएं कि कार्बन फॉर्मिंग के कौन कौन से लाभ हैं। कार्बन फॉर्मिंग क्या होता है? कृषि प्रबंधन की एक प्रणाली होती है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या क्या है? तो चारागाह में कार्बन का संकेंद्रण देखने को मिलेगा आपको, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी देखने को मिलेगी, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, वनीकरण में वृद्धि देखने को मिलेगी कार्बन फॉर्मिंग के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हरे पौधे कुल विकिरण ऊर्जा का मात्र 1% सकल प्राथमिक उत्पाद में परिवर्तित करते हैं। कथन दूसरा है अधिकतम ऊर्जा रूपांतरण जलीय पादपों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं कुल विकिरण ऊर्जा का मात्र 1% ही जो है सकल प्राथमिक उत्पाद में परिवर्तित कर पाते हैं। और आप देखेंगे कि अधिकतर जो ऊर्जा रूपांतरण है जलीय पादपों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 1 की व्याख्या करता है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कितने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के परिणाम है? ठीक है, कितने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के परिणाम है। यानी कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो इससे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताएं। तो आपको देखने को मिलेगा मृदा की नमी में कमी हो जाती है, महासागरीय अम्लता में वृद्धि हो जाती है
और प्रकाश संश्लेषण की दर में भी वृद्धि हो जाएगी। तो आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, अभिसमय दिया हुआ है और यह अभिसमय किससे संबंधित है। तो स्टॉकहोम अभिसमय जो है अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया हुआ है आपका, खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, रॉटरडैम अभिसमय। वियना अभिसमय में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है ये। और मीनामाता अभिसमय पारे के दुष्प्रभाव से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जैव कीटनाशकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये लक्षित कीट को प्रभावित करते हैं। दूसरा, ये पारंपरिक कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, जैव कीटनाशक के संदर्भ में बात करें तो ये लक्षित कीट को प्रभावित करते हैं, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा दिया हुआ है कि पारंपरिक कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, तो अधिक नहीं कम प्रभावी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, कावासाकी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि यह एक संक्रामक रोग है जो रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा करता है। दूसरा है, यह मुख्य रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। तीसरा है, इसके उपचार में इंट्रोवेंस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन और एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, कावासाकी रोग की बात करें तो ये संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ये संक्रामक रोग नहीं है, यहाँ तक तो स्टेटमेंट गलत है। इसके आगे जो दिया है कि रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा करता है, तो कावासाकी रोग द्वारा जो है रक्त वाहिकाओं में सूजन हो जाती है, लेकिन ये संक्रामक रोग नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। और ये जो है किस उम्र के लोगों को प्रभावित करती है, तो 5 वर्ष तक के बच्चों को यह प्रभावित करती है, सामान्यतः 5 वर्ष तक के बच्चों को, नहीं कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को। ठीक है, कावासाकी रोग ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिला है। तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा आपका सही है कि इसके उपचार में इंट्रोवेंस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन और एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संवेदनशील के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में, इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में 3 कथन दिए, तो बताएं कि कितने कथन सही हैं। पहला कथन दिया, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं। दूसरा दिया, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में नए व्यावसायिक विनिर्माण की अनुमति नहीं है। दूसरा है, इन क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों द्वारा की जा रही कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। तो बताएं कि कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों, इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन दूसरा जो दिया है कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में नए व्यावसायिक विनिर्माण की अनुमति नहीं होती है, तो संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में जो है नए व्यवसाय विनिर्माण की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर नहीं 1 किलोमीटर होना चाहिए था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। और तीसरा दिया है कि इस क्षेत्र में जो है कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, तो नहीं, इस तरह की कोई गतिविधि प्रतिबंधित नहीं होती है। सभी तरह की गतिविधि एक लिमिट के अंदर की जा सकती है जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाए। ठीक है, तो आपका आंसर केवल 1 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने किसी खाद्य श्रृंखला में वियोजक की भूमिका निभाते हैं। डीकम्पोजर्स की भूमिका उपरोक्त में से कितने हैं जो निभाते हैं डीकम्पोजर्स की भूमिका खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, ये जो है डीकम्पोजर्स क्या होते हैं कि जो अवशिष्ट होते हैं या अपशिष्ट होते हैं उनको डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ को सड़ा गला करके उसको खत्म कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। क्या विषाणु होगा क्या? विषाणु नहीं होगा। ठीक है, जीवाणु है, आपका कवक है, प्रोटोजोआ है, केंचुआ, दीमक, मिलिपीड, ये सभी जो है वियोजक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स की भांति कार्य करते हैं।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित पादप प्रजातियों पर विचार कीजिए। ब्लैक वाइटल, साइकस बेडोडोमी, ब्लैक मिमोसा कितनी आक्रामक प्रजातियां हैं? आक्रामक प्रजातियां मतलब कि ऐसी प्रजातियां, अगर मान लो कोई ऐसा पौधा है आप लगा दिए, ठीक है, जहाँ पे आपने बहुत सुंदर सुंदर फुलवारी लगाए हुए हैं, सुंदर सुंदर पौधे लगाए हैं, लेकिन आपने एक ऐसा पौधा लगा दिया कि वो इतना ज़्यादा वृद्धि किया, इतना ज़्यादा वृद्धि किया, अपनी शाखाओं में इतनी ज़्यादा वृद्धि की कि पूरे आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तौर पे फैल गया, और फैलने की वजह से जो आपने छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल पौधे लगाए थे उसको पूरा ख़त्म कर दिया, वो उसके अस्तित्व को ही ख़त्म कर दिया। तो ये क्या है? आक्रामक प्रजाति है। यानी कि ऐसी प्रजातियाँ आपने जहाँ पे लगाया वहाँ की स्थानीय प्रजातियों को, स्थानीय पेड़ पौधों को नष्ट कर देता है, सिर्फ अपना ग्रोथ करता है। तो ये आक्रामक प्रजातियाँ होती हैं। अब बताना है कि कितनी आक्रामक प्रजातियाँ हैं इन तीनों में से। तो दोस्तों आपका ब्लैक वैटल है, साइकस बेडोडोमी नहीं है। साइकस बेडोडोमी जो है ना दोस्तों, ये एक औषधीय पादप है, ठीक है, ये नहीं होगा आपका। ब्लैक मिमोसा है, तो ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में। ब्लैक वैटल, ब्लैक मिमोसा, जरूरी नहीं कि यही दे, लेकिन इससे रिलेटेड आसपास दे सकता है। तो ब्लैक वैटल, ब्लैक मिमोसा, इसके साथ आप लंटाना याद कर लीजिए, ये भी जो है आक्रामक प्रजाति है, लंटाना। और प्रोसोपीस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपीस जूलीफ्लोरा, और इसके साथ सुई बुइश, ये सभी आक्रामक प्रजातियां हैं, सुई बुइश। ओके, चलिए आंसर क्या था आपका? ऑप्शन बी, केवल 2। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में कीट बच्छी पादप घटपर्णी की बिक्री प्रतिबंधित है। कीट बच्ची पादप घटपर्णी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। ओके, चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं, स्टेटमेंट पर आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि भारत में कीट बच्ची पादप घटपर्णी को नेपेंथस खासियाना कहते हैं। घटपर्णी नाम नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन नेपेंथस खासियाना याद रखिएगा। कभी कभी घटपर्णी की जगह नेपेंथस का खासियाना लिख देता है, ठीक है, नेपेंथस। रुकिए मैं लिख देती हूँ ताकि आपके दिमाग में, आंखों में धस जाए एकदम, ठीक है। नेपेंथस खासियाना। ओके, तो ये नाम है, घटपर्णी को नेपेंथस खासियाना कहते हैं, रट लीजिए। चलिए, तो ये जो नेपेंथस खासियाना है यानी घटपर्णी है, एक तरह का ये कीट बच्ची पादप होता है। ये स्वपोषी भी होता है, विषमपोषी भी होता है, ठीक है। अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है और अन्य जीवों को, अन्य कीटों को खाकर भी अपना पेट भर सकता है ये। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में कभी दे दे कि ये सिर्फ ये केवल स्वपोषी होता है, या ये केवल विषमपोषी होता है, या ये विश्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है, ठीक है। केवल शब्द दे दे तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। केवल स्वपोषी होता है तो गलत है, केवल विषमपोषी होता है तो भी गलत है। ये स्वपोषी विषमपोषी दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये कीट बच्ची पादप है। घटपर्णी नाम क्यों पड़ा? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस घड़े के जैसा होता है और ये मुंह इसका खुला होता है। यहाँ पे जब कोई कीट आता है ना, तो ये क्या करता है, अपना ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ये बंद कर लेता है और कीट इसके अंदर आ जाता है। जब कीट इसके अंदर आता है तो इसके अंदर एक पाचक रस होता है, इस पाचक रस के माध्यम से इस कीट को पचा लेता है अपने अंदर, ठीक है। चलिए, इसी इसका नाम घटपर्णी पड़ा, जैसे नेपेंथस खासियाना, ध्यान रखिएगा। कीट बच्ची पादप घटपर्णी, इसकी स्टेटस की बात करें तो इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओके, और किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अनुसूची 6 में शामिल किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में, और साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा गया है। साइट्स के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और वन्यजीव संशोधन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसूची 2 के अंतर्गत रखा गया है।
अगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूछे किस अनुसूची में, तो 6 में। और अगर पूछे वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किस अनुसूची में रखा गया, तो अनुसूची 2 में रखा गया है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला देखिए, बैलेचली घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों बैलेचली घोषणा पत्र का संबंध जो है आपके कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का घटक है। दूसरा है संधारणीय वन प्रबंधन के संधारणीय वन प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है दोनों में कौन सा सही है। तो इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट की स्थापना सन 2000 में की गई थी। ठीक है, इसके 5 घटक हैं और इन 5 घटकों में से एक घटक संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि ये जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट है यह संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का घटक है। तो नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का घटक नहीं है, बल्कि यही एक घटक है भाई किसका, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट घटक है ये खुद इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट का घटक है। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के 5 घटक हैं, उन 5 घटकों में से एक घटक ये है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला देखिए, जब आप PT 365 पढ़ेंगे एनवायरनमेंट का हिंदी मीडियम अभी जो आया है, जिसमें इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला देखिए, क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट पेपर का सेशन है, इसमें हम हर टॉपिक को डिटेल में नहीं ले जा सकते। हम लोग बस ये कोशिश करते हैं कि कैसे आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया दे दें, क्योंकि हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी नए हैं, तैयारी अभी शुरू ही किए हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छी जानकारी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो हम यही मान के चलते हैं कि हम इस तरह से बताएं कि जो बच्चे अभी पहली दफ़ा टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो डर के भागे ना। ठीक है, जब वो देखेंगे सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम अभी से उनको डरा दें तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हर बच्चों के लिए है। बस अगर आपको पता है सारी चीज़ों के बारे में तो आप वीडियो को स्पीड पे बढ़ा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई जंतु या पादप प्रजाति साइट्स यानी वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट 1 में दर्ज है तो इसका अभिप्राय क्या होगा, बताएं। अगर किसी प्रजाति, किसी जंतु को या किसी पादप को साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा जाता है तो इसका क्या मतलब निकल करके आएगा। किसी साइट्स परिशिष्ट 1 में रखा है तो क्या इसका शिकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किस तरह का प्रतिबंध लगाया जाएगा इस पादप या जंतु के संदर्भ में। ठीक है, उसके संरक्षण के लिए किस तरह का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जब किसी जीव जंतु को साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा जाता है तो उस जीव जंतु को दुर्लभ मामलों में छोड़कर, यानी मान लो बहुत रेयर है कि उस पर रिसर्च करना है, ठीक है, तो बहुत दुर्लभ मामलों को छोड़ करके इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। यानी कि अगर इसको साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा गया है किसी पादप या जंतु को, तो उसका व्यापार नहीं किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय, उसका व्यापार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस पर दुर्लभ मामलों में यानी कि रेयरली उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाणिज्य में प्राणी और पादपों के व्यापार विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा स्थापित नेटवर्क है जो वन्य जीवों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी करता है। दूसरा है, इसका लक्ष्य कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी
फ्रेमवर्क पर आधारित है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है, बताएं। तो दोस्तों वाणिज्य में प्राणी और पादपों के व्यापार विश्लेषण, इसको ट्रैफिक भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ठीक है, तो इसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ट्रैफिक को यानी इसको प्राणी में वाणिज्य में प्राणी और पादपों के व्यापार विश्लेषण, ये जो है इसको विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF और IUCN का संयुक्त कार्यक्रम है। ठीक है, IUCN का संयुक्त कार्यक्रम है, WWF और IUCN का ये संयुक्त कार्यक्रम है ट्रैफिक यानी वाणिज्य में प्राणी और पादपों के व्यापार विश्लेषण। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसमें दिया है कि यह वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा स्थापित नेटवर्क है। तो नहीं, WWF और IUCN द्वारा स्थापित नेटवर्क है ये। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा है कि इसका लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर आधारित है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, पहला कथन है वियोजक चारण खाद्य श्रृंखला के अंतिम पायदान पर होते हैं। दूसरा, वियोजक मृत पौधों और जंतुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये चारण खाद्य श्रृंखला के अंतिम पायदान पर होते हैं। ठीक है, और ये जो है वियोजक मृत पौधों और जंतुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये जो वियोजक होते हैं डिकम्पोजर्स, ये जो मृत पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको खा करके उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला देखिए, कादर आदिवासी समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह समुदाय केरल के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में निवास करता है। दूसरा है यह समुदाय जंगली हाथियों के साथ सह अस्तित्व में रहने के लिए जाना जाता है। तीसरा है यह समुदाय आजीविका के लिए वनोपज और सीढ़ीदार कृषि पर निर्भर है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो दिया है कि यह समुदाय कादर आदिवासी समुदाय केरल के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में निवास करता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जो कादर आदिवासी समुदाय है ये केरल में कोचीन से लेकर तमिलनाडु में कोयम्बटूर के बीच जो पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे ये निवास करते हैं कादर आदिवासी समुदाय। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि ये जो है जंगली हाथियों के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, या सह अस्तित्व में रहने के कारण ये जाने जाते हैं। ठीक है, और ये द्रविड़ और कन्नड़ भाषा बोलते हैं। और इसके साथ ही आपका तीसरा है कि यह समुदाय आजीविका के लिए वनोपज और सीढ़ीदार कृषि पर निर्भर होते हैं। तो आपका दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। और नहीं, सीढ़ीदार कृषि नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये सीढ़ीदार कृषि नहीं करते हैं। तो आपका यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, ये सीढ़ीदार कृषि नहीं करते, ये वनोपज पे आधार निर्भर होते हैं। तो आपका केवल 2 स्टेटमेंट सही, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लागू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से वहाँ पे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 को लागू किया गया। तो ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 को लागू किया गया, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से उपाय शामिल हैं ये बताना है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों BS6 डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, वहाँ पे BS6 डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। दूसरा है दिल्ली के बाहर पंजीकृत लघु वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध। तो दिल्ली के बाहर जो भी जितने भी लघु वाणिज्यिक वाहन हैं जो पंजीकृत हैं, दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं, उनको यहाँ पर जाना, दिल्ली में जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा सही है। तीसरा दिया है कि निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो तीसरा भी सही है कि जो अभी दिल्ली में किसी भी तरह की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और चौथा देखें तो दिल्ली में पंजीकृत सभी प्रकार के BS4 वाहनों पर प्रतिबंधित नहीं, सभी प्रकार के नहीं। ठीक है, कुछ जो सर्विसेज देती हैं, सेवा
पहुंचाने का काम करती हैं तो उन पर प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। कुछ को छोड़ करके सभी पर प्रतिबंध है, सभी पर नहीं है, ठीक है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी। पवित्र उपमन का स्थानीय नाम और राज्य दिया है, किस राज्य में पवित्र उपमन को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि कितने सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए, पवित्र उपमन मतलब ये होता है कि उस वन से यानी उपवन से वो लकड़ी, हरे पौधे काटेंगे नहीं, और लकड़ी के लिए वो वही लकड़ी इस्तेमाल करेंगे जो नेचुरली ज़मीन पर अपने आप टूट करके नीचे गिरा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से वहाँ पे एक पत्ता तक नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे वृक्षों की पूजा की जाती है, प्रकृति, पेड़ पौधों को बढ़ावा दिया जाता है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, प्रकृति का संरक्षण किया जाता है इस पवित्र उपवन के अंतर्गत, ठीक है। तो अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो इसी तरह से पवित्र उपवन के भी कुछ स्थानीय नाम हैं अलग अलग राज्यों में। चलिए देखते हैं किस राज्य में क्या नाम है। तो मोहक, दोस्तों मोहक पवित्र उपवन, ये जो स्थानीय नाम है आपको मेघालय में नहीं बल्कि मणिपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है, मणिपुर में। तो पहला आपका गलत हो गया, ग्राम धान, ये आपको पश्चिम बंगाल में पवित्र उपवन के स्थानीय नाम ग्राम धाम है, तो आपका दूसरा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे राजस्थान दिया हुआ है। सर्प काबू, केरला में स्थानीय पवित्र उपवन को सर्प काबू कहा जाता है, महाराष्ट्र में पवित्र उपवन को देवर राई कहा जाता है। तो आंसर कितने सही हो गए आपके, केवल 2, ठीक है, ठीक है। उपरोक्त में से कितने कथन मैंग्रोव वनों के संदर्भ में सही है, तो इसका आंसर करने की कोशिश करें, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने आंसर किया। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं दोस्तों, ये मूलतः सदाबहार वृक्ष होते हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। और मैंग्रोव वन में आपको देखने को मिलेगा कि जो भ्रूण विकास है, वैसे तो नॉर्मली फल के गिरने के बाद भ्रूण के विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फल के गिरने के पहले ही, जब फल जो है मैंग्रोव वृक्ष में ही लगा रहता है, तभी भ्रूण विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपको दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा दिया है कि उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता होती है, तो बिल्कुल मैंग्रोव वन में उच्च तापमान सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि मैंग्रोव वन जो है ज़्यादातर लवणीय जलों में देखने को मिलता है इनका विकास। तो ये क्या करते हैं कि मैंग्रोव जो है अतिरिक्त लवण को पत्तियों के माध्यम से स्रावित किया। आप देखेंगे ना कि मैंग्रोव के पत्तों पर हल्के हल्के आपको वहाँ पे लवण देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अपने पत्तियों के माध्यम से लवण को स्रावित भी करते हैं। तो आपका चौथा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो आपका कितना आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो गया। टोटल चारों स्टेटमेंट आपका सही है मैंग्रोव वन के संदर्भ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे ऐप पर क्लब IAS ऐप पर अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की क्लास करना चाहते हैं, तो अभी हाल ही RG सर द्वारा इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे बैच को ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस को, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस को कर सकते हैं बहुत ही कम फी में। मंथली 149 पर मंथ 149 फ़ी है, और वैसे वन टाइम अगर फ़ी पे करना चाहते हैं तो 999 है, ठीक है। तो बैच को ज्वाइन करके आप क्लास कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ओके। चलिए, और हमारे मतलब हमारे क्लब पर जब भी किसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा करके कोटा कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया जाता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की वजह से आप इजीली क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप बस रटने पे फोकस करेंगे, तो क्योंकि आप जानते हैं कि UPSC में क्वेश्चन रटा हुआ नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा वो थोड़ा अलग ही डिफरेंट ही पूछता है, टॉपिक सेम रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो कितना आप क्वेश्चन रटोगे, अगर आप में समझ विकसित हो जाएगी तो आप एक ही टॉपिक से 1000 क्वेश्चन देगा, आप 1000 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि 1000 क्वेश्चन रट लें, तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो
तो आप कम टाइम में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने की आदत बनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर भी लेंगे अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो। ठीक है, चलिए उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं रातिचर प्राणियों में पाई जाती है? तो जो रातिचर प्राणी होते हैं, जो रात में जगने वाले, ज़्यादातर ऐसे प्राणी जो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इनमें किस तरह की विशेषता पाई जाएगी? क्या उनकी आंखें छोटी होंगी? उल्लू देखा है कि उल्लू की आंखें छोटी होती हैं, उल्लू रात भर जगते हैं। ठीक है, वो रात्रिचर प्राणी होते हैं उल्लू। तो उल्लू से ही अपना कॉन्सेप्ट लगा लीजिए कि उल्लू की आंखें क्या छोटी होती है? नहीं। और उल्लू तो रात्रिचर प्राणी है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो ऐसे नॉर्मली आप सोचिए, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, उससे रिलेटेड चीज़ें सोचिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो छोटी आंखें नहीं होती हैं, बड़ी आंखें होती हैं भाई रात्रिचर में। जब जो पुतलियाँ होती हैं उजाले में क्या होती हैं? छोटी हो जाती हैं और अंधेरे में बड़ी हो जाती हैं। तो भाई आंखें जो है रात में, जो रात्रिचर प्राणी होते हैं वो उनकी आंखें बड़ी होती हैं रात में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आप ऐसे पहला एलिमिनेट, दूसरा ये भी एलिमिनेट हो गया, सी और डी भी। तो आंसर निकल के आ गया आपका ऑप्शन बी। तो ये एक बेसिक सा चीज़ है, अगर आपको नहीं पता है कि उसमें संवेदी रिसेप्टर्स वाले बाल भी पाए जाते हैं, नहीं भी पता है तो भी आप आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो रात्रिचर प्रणाली में आप देखेंगे इनमें संवेदी रिसेप्टर्स वाले बाल पाए जाते हैं और इकोलोकेशन के माध्यम से संवाद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ क्या करते हैं कि आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, अगर सामने कोई दीवार है और ये आवाज़ निकाले और टकरा करके इनके पास आई, तो ये समझ जाते हैं कि सामने दीवारें, हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। तो यानी कि ये इकोलोकेशन के माध्यम से संवाद करते हैं और उस हिसाब से ये अपना व्यवहार करते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा जारी नए पोषण दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत को कम करने पर बल दिया गया है। ठीक है, दूसरा दिया है प्रोटीन के स्रोत के रूप में मांस और मछली के सेवन की सलाह दी गई है। तीसरा, गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष की आयु तक मां और शिशु के लिए इष्टतम पोषण। तो हाल ही में राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा नए पोषण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत को कम करने पर बल दिया है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, मैं गलत क्यों टिक करती? पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, कि जो ज़्यादातर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत मतलब मान लो सिंपल तरीके से, जैसे कि आटा है, गेहूँ है, गेहूँ से मैदा बना, अब मैदा से आप बना रहे हो पिज़्ज़ा, ये क्या है? थोड़ा प्रसंस्कृत है। और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस के बाद बनते हैं। ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसमें आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत को कम करने पर बल दिया गया है और साथ में प्रोटीन के स्रोत रूप में मांस और मछली के सेवन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, नए पोषण दिशा निर्देशों के माध्यम से। और साथ में तीसरा दिया है कि गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष की आयु तक माँ और शिशु के लिए इष्टतम पोषण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम की विशेषता है? तो बताएं इसका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व कराए हैं। ज्योग्राफी, इसके पहले लास्ट टेस्ट पेपर ज्योग्राफी का था, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन से रिलेटेड हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराए। ये आपको करना है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों उष्णकटिबंध वर्षावन में आप देखेंगे कि वर्षा, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधे पड़ने की वजह से यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पहला सही है, मृदा में ह्यूमस की अधिकता होगी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बारिश बहुत ज़्यादा होगी। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी और प्रकाश की तीव्रता भी पर्याप्त मात्रा में होगी, तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। तो फिर ह्यूमस की मात्रा भी थोड़ी आपको यहाँ पे ऐसी जगह पे ह्यूमस की प्रधानता भी देखने को मिलेगी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ब्लू हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसका उत्पादन कोयला गैसीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन कोयला गैसीकरण के माध्यम से किया जाता है। दूसरा यह ग्रीन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक कार्बन तटस्थ है। तो बताएं कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ब्लू हाइड्रोजन के संदर्भ में तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि इसे कोयला गैसीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक कार्बन तटस्थ है तो नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन की तुलना में कम कार्बन तटस्थ है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है झील के सूख जाने पर शुष्क झील के तल वाला भाग। दूसरा नदी द्वारा नवीन जलोढ़ के नीचेपड़ से निर्मित बाढ़ का मैदान। तीसरा मानव द्वारा खनन कार्य के दौरान मलबे के ढेर वाला भाग। चौथा झूम कृषि के दौरान निर्वनीकरण वाला भाग। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपरोक्त में से कितने क्षेत्रों पर होने वाला अनुक्रमण वानस्पतिक विकास के प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत आएगा? तो आपको हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तो शायद तीसरा क्वेश्चन था जिसमें जैविक अनुक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि कोई खाली चट्टान का मैदान है जहाँ पे पहले से कोई पेड़ पौधा मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन एक वक्त बाद यहाँ पे छोटे छोटे शैवाल उगे। ठीक है, छोटे शैवाल उगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आए। फिर एक वक्त के बाद देखें आप यहाँ पे बहुत समय बाद, वैसे ये घटना बहुत लंबे समय में होती है, तय वो पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे फिर एक वक्त के बाद आप देखेंगे 10 साल बाद 15 साल बाद यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हो गए। ठीक है, छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे जीव भी देखने को मिले। ठीक है, तो ये पूरा चीज छोटे छोटे जीव, ये छोटे छोटे पौधे और यहाँ पे छोटे छोटे जीव, मान लीजिए ये छोटे छोटे जीव। ठीक है, फिर एक वक्त के बाद आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र जो है, यही पूरा क्षेत्र जो चट्टानी खाली इलाका था, अब यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे उगने लगे। ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र था ये एक जंगल के रूप में तब्दील हो गया, एक वन के रूप में तब्दील हो गया। जो पहले ये खाली जगह था अब ये बड़े बड़े जानवर, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, बड़े बड़े जानवर, छोटे छोटे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे, यानी कि पूरा यहाँ पे एक वन पारितंत्र का विकास हुआ। ठीक है, तो ये आपका जैविक अनुक्रम कहलाया, यानी कि एक क्रम के रूप में जीव जंतुओं वनस्पतियों का विकास देखने को मिला। ठीक है, ये जो पूरा क्रम था यही आपका जैविक अनुक्रम कहलाया है। अब ये जो जैविक अनुक्रम होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है प्राथमिक अनुक्रम, ठीक है, दूसरा द्वितीयक अनुक्रम। तो प्राथमिक अनुक्रम में ऐसे जीव जंतु आएंगे जो पहली दफा किसी नए जगह को अपना आवास बनाए, या फिर कहें कि किसी नए जगह पे पहली बार वो अस्तित्व में आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये खाली चट्टान था, ये जो पूरे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं ये प्राथमिक अनुक्रमण कहलाएंगे। ठीक है, किसी नग्न जगह को अपना आवास बनाए। ठीक है, वहाँ पे फिर विकास करें, फिर अपने क्षेत्र में वो विस्तार करें। ठीक है, तो ये प्राथमिक अनुक्रमण। अब इसी क्षेत्र को मान लीजिए यहाँ पे जंगल से मतलब यहाँ पे या प्राकृतिक रूप से आग लग गई या किसी मनुष्य द्वारा आग लगा दिया गया, तो ये पूरा जगह जल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आग लग गई, आग लगने की वजह से ये सभी पेड़ पौधे जल गए। ठीक है, अब जलने के बाद क्या होगा, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ अंश तो बचे ही रह जाएंगे पेड़ पौधे के या जीव के, क्या पता कुछ जीव जिंदा बच गए, कुछ पौधे नहीं जले, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये जो पूरा क्षेत्र था ये जल गया। जलने के बाद अब इस पे जो नए पेड़ पौधे आएंगे इस पूरे क्षेत्र को प्रतिस्थापित करेंगे और नए पेड़ पौधे उगेंगे, नए जीव जंतु का विकास होगा। तो यही जो दोबारा जो है नए पेड़ पौधे जीव जंतु जो विकसित होते हैं, तो यही जो है आपका द्वितीय अनुक्रमण कहलाता है। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है, तो झील के सूख जाने पर शुष्क झील के तल वाला भाग प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत आएगा। नदी द्वारा जो नवीन जलोढ़ के निक्षेपण से निर्मित मैदान होते हैं, बाढ़ के मैदान। ठीक है, नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ साथ बहुत सारे अवसाद भी लेके चलती हैं, तो इन अवसादों को कहीं ना कहीं इकट्ठी करती रहती है। ठीक है,
एक बात की बात क्या होता है कि नवीन जलोढ़ के निक्षेपण से एक बाढ़ का मैदान, पूरा मैदान एक बन जाता है। तो इस मैदान पे जो जीव जंतु, नए पेड़ पौधे उगेंगे, यानी कि आप जब समझ लीजिए कि क्या इस बाढ़ के मैदान में कोई पेड़ पौधा उपलब्ध था, क्या फिर कोई जीव जंतु इसमें था, एक पारितंत्र की तरह इनका विकास हुआ था, नहीं ना। तो ये भी क्या आपके प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत आएंगे। मानव द्वारा खनन कार्य के दौरान मलबे के ढेर वाला भाग, ये भी प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि इसमें से पहले से कोई पारितंत्र विकसित नहीं है, पहले से कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपका तीसरा इसके अंतर्गत है। अब देखिए चौथा, झूम कृषि के दौरान निर्वनीकरण वाला भाग। निर्वनीकरण वही कि पहले से झूम कृषि में क्या होता है कि जंगलों को काट करके वहाँ पे खेती की जाती है, ठीक है। जंगलों को पहले जलाया जाता है, जला करके फिर उसमें कृषि की जाती है। तो पहले से जो जंगल था उसको जलाया, फिर उसमें कृषि किया, तो ये प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत आएगा क्या? नहीं। मैंने बताया कि जंगल अगर जल गया तो उसके बाद जो पेड़ पौधों का विकास हुआ, जीव जंतुओं का विकास हुआ, तो ये जो है प्राथमिक अनुक्रमण के नहीं, द्वितीयक अनुक्रमण के अंतर्गत आएंगे। तो इसी तरीके से आपका झूम कृषि के दौरान निर्वनीकरण वाला भाग क्या होगा, ये इसमें प्राथमिक अनुक्रमण में शामिल नहीं होगा, ये द्वितीयक अनुक्रमण में शामिल होगा। तो डायरेक्टली हमेशा अगर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया तो इससे रिलेटेड आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें कि मैम ने बताया था कि जंगल को जलाया, फिर दूसरी बार जो जीव जंतु, पेड़ पौधे अपना विकास करेंगे, अपना अस्तित्व स्थापित करेंगे, तो वो द्वितीयक अनुक्रमण कहलाएगा। तो क्या ये झूम कृषि के दौरान जो निवरणीकरण वाला भाग होता है वो द्वितीयक अनुक्रमण में आएगा, प्राथमिक में आएगा? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने वाली बात थी, ठीक है। तो द्वितीयक में आ जाएगा, प्राथमिक में नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल 3। ओके, पता नहीं कंटिन्यू बोलते बोलते कभी कभी क्या होता है, इसे गला दर्द होने लगता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, आप लोग को परेशान नहीं करेंगे। उपरोक्त में से कौन से समताप मंडलीय ओजोन क्षरण के प्रभाव हैं? समताप मंडलीय ओजोन क्षरण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? अगर समताप मंडल में ओजोन का क्षरण होता है तो क्या होगा, बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भूमंडलीय ऊष्मन में वृद्धि होगी, बिल्कुल, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तेजी से पृथ्वी पर आएंगी, यूवी रेज धरती पर पहुंचेंगी, तो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। पादप लोगों की संख्या में कमी होगी, बिल्कुल, क्योंकि जैसे जितना अगर सागरी तल का अगर जल का तापमान बढ़ेगा तो पादप लोगों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जितने ज़्यादा सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचेंगी तो सागरी जल का तापमान भी बढ़ेगा। सागरी जल के तापमान बढ़ेगा तो फिर पादप लोगों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि गर्म जल में ये अनुकूलित नहीं होते हैं, ठीक है। जीवों के आनुवंशिक परिवर्तन में कमी देखने को मिलेगी, नहीं, वृद्धि देखने को मिलेगी। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा है चावल के उत्पादन में कमी, तो बिल्कुल आपको चावल के उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। वायु प्रदूषण में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 4, 5, ऑप्शन सी। अगला देखिए, चुनावों के संदर्भ में साइलेंस पीरियड क्या है, बताइए इसका आंसर आप लोग। ठीक है, साइलेंस पीरियड क्या होता है, मतदान जिस दिन होना होता है उसके 2 दिन पहले ही जो है चुनाव संबंधी सभी गतिविधियां रोक दी जाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह मतदान से 2 दिन पूर्व का समय होता है जब सभी चुनाव संबंधी गतिविधियां रोक दी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चीते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मादा चीतों की तुलना में नर चीतों का औसतन जीवन काल अधिक होता है, ठीक है। मादा चीतों की तुलना में नर चीतों का औसत जीवन काल अधिक होता है, यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि नर चीतों का जो जीवन काल होता है वो अधिक होता है मादा चीतों की तुलना में। तो ध्यान अब गौर करिएगा, ठीक है। दूसरा है चीते सुबह जल्दी और दोपहर बाद शिकार करते हैं। तीसरा, खतरे का सामना होने पर ये दहाड़ने की अपेक्षा घुर्राते हैं। तो बताएं कि कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों, मादा चीतों का जीवन काल अधिक होता है, नर चीतों का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है कि जो चीते होते हैं सुबह जल्दी शिकार करते हैं और दोपहर बाद शिकार करते हैं, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है।
जहाँ तक ऑब्जर्व किया गया है तो देखने को मिला कि चीते जो होते हैं सुबह जल्दी और दोपहर बाद शिकार करते हैं। खतरे का सामना होने पे चीते दहाड़ते नहीं हैं, ठीक है, बल्कि ये गुर्राते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। इनकी औसत आयु ना 10 से 12 साल का होता है और मादा की जो गर्भावस्था होती है 93 दिन की होती है, 93 डेज, ठीक है। चलिए अगला देखिए। पारा प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है परमाणु आधारित विद्युत ऊर्जा संयंत्र इसका प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह मनुष्यों में गंभीर तंत्रिका संबंधी रोगों के लिए उत्तरदायी है। तीसरा, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रमुख लोक स्वास्थ्य चिंता वाले 10 शीर्ष रसायनों में से एक माना है। चौथा, यूएनईपी द्वारा स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित मापन यंत्रों को समाप्त करने की पहल आरंभ की है। तो बताएं कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों, पारा प्रदूषण जो है ये कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न होता है, या फिर कहें कि पारा प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, न कि परमाणु आधारित विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तक का पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, ये सही है कि पारा प्रदूषण की वजह से मनुष्यों में गंभीर तंत्रिका संबंधी रोग हो जाती है या फिर होने की संभावना होती है, ठीक है। तो दूसरा सही है। तीसरा है कि इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रमुख लोक स्वास्थ्य चिंता वाले 10 शीर्ष रसायनों में से एक माना है, तो तीसरा भी सही है। और इसे जो है यूएनईपी द्वारा स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित जितने भी मापक यंत्र हैं उनको समाप्त करने की पहल आरंभ की है। तो आपका 14वां स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पारा से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उन सभी को समाप्त करने की एक पहल आरंभ की गई है यूएनईपी द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 3 कथन सही है, एक गलत था चारों में से, ठीक है, पहला वाला। अगला देखिए, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ओके, पहला कथन ये, इसके अंतर्गत जलीय निकायों में पादप प्लवकों वनस्पतियों की वृद्धि होती है। दूसरा, सुपोषित जल का उपयोग फसलों की सिंचाई हेतु किया जा सकता है। तो बताएं कि उपरोक्त में से कितने कथन, कौन सा कथन सही है? सुपोषण क्या होता है? यूट्रोफिकेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, यूट्रोफिकेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी आप एनवायरनमेंट पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें या साइंस टेक पढ़ें तो इंग्लिश टर्म्स पे फोकस ज़्यादा करिएगा, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि कुछ आपको शब्द ऐसे दे देगा कि आप जान ही नहीं पाओगे कि ये है क्या। बाद में पता चलेगा अच्छा ये वही है जो हमने पढ़ा था, जो मुझे पता था, यानी कि आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश टर्म्स ध्यान देंगे तो इंग्लिश टर्म्स हमेशा एक ही यूज़ करता है, लेकिन हिंदी में कोई भी शब्द उसकी जगह उससे मिलता जुलता सामने रख देगा आपके, आप समझ नहीं पाएंगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन या सुपोषण क्या होता है? तो समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए ये तालाब है, ठीक है। अब इस तालाब में बहुत सारे नदी नालियों के कचरा, और बहुत सारे लोग गांव में देखेंगे टॉयलेट्स के कचरे भी इसी में बहा देते हैं, तालाब में ही बहुत गंदा करते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी किचन का जो गंदा पानी होता है इसमें तालाब में आ गया। अब जब इसमें ये सभी गंदगी आई तो इन सभी गंदगियों में नाइट्रोजन थे, फास्फोरस थे, तरह तरह के पोषक तत्व थे जो इस नदी के जल में आकर के घुल गए। अब ये जो नदी का जल था, पहले ये नदी जल स्वच्छ था तो इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, ठीक है, और इसके साथ सूर्य की किरणें भी पर्याप्त मात्रा में इस जल तक अंदर तक पहुंच जाती थी, ठीक है। तो जो पेड़ पौधों के विकास के लिए अच्छा था, यानी ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में सभी इस तालाब में जितने भी जीव, छोटे छोटे जीव थे, मछलियाँ थी और पौधे थे, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती थी। लेकिन अब क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी नालियों के सीवर्स के आ गए इसमें, तो इन नालियों, क्योंकि इन गंदगियों में पोषक तत्व बहुत ज़्यादा थे, अब ये पोषक तत्व आके इसमें मिल गए। अब पोषक तत्व में वृद्धि हुई यानी कि इसमें जो सूक्ष्म जीव होंगे वो भी वृद्धि करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तालाब 1 मानिए और तालाब 2, तालाब 1 में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, साफ है यहाँ का जल, इसमें कोई भी गंदगी नहीं मिक्स है,
और सूर्य की किरणें आसानी से पूरे जल में गहराई तक पहुंच जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सूक्ष्म जीव थे, पौधे थे, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहे हैं और अपना ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा पोषक तत्व आ गए हैं कि तेजी से यहाँ पे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव वृद्धि करने लगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वनस्पति भी उगने लगी इस तालाब में। अब बहुत ज़्यादा एक आवश्यकता से ज़्यादा, क्योंकि तालाब तो उतना ही बड़ा है जितना ये था। ठीक है, अब इसी तालाब में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई, इतने ज़्यादा पोषक तत्व हो गए कि तेजी से सूक्ष्म जीव विकास किए, तेजी से पौधे विकसित कर होने लगे, ज़्यादा ज़्यादा पौधे आने लगे। तो ऐसे में क्या होगा कि क्योंकि ऑक्सीजन तो वही रहेगा ना, ऑक्सीजन तो उतना ही रहेगा, ऑक्सीजन तो नहीं बढ़ जाएगा ना, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी यहाँ पे। क्यों कमी होने लगी? क्योंकि यहाँ पे पौधे जितने ज़्यादा विकास किए, वनस्पति ज़्यादा विकास किए, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, अब इनके बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और इन लोगों की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो यही आपका क्या हुआ, सुपोषण कहलाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे में बार बार पेड़ पौधे बोले, सूक्ष्म जीव थे, जो छोटे छोटे पौधे थे, वनस्पति थे, जलीय पारितंत्र के, तालाब पारितंत्र के, उन सभी को ऑक्सीजन की जरूरत हुई तो ऑक्सीजन की मांग करने लगे अपने विकास के लिए। भाई अब इतने सारे हैं उसमें तो ऑक्सीजन की जरूरत तो होगी, सभी को ऑक्सीजन की जरूरत होने लगी, सभी मांग करने लगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई और ऑक्सीजन यहाँ पे जो कि है नहीं, बहुत कम है। और यहाँ पे क्या था, साफ जल था, सब अपना आराम से सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे, हम ही लोग हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि ऑक्सीजन ही कम पड़ गया और सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत भी है भाई, अपने ग्रोथ के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना। तो यही आपका यूट्रोफिकेशन कहलाता है या सुपोषण कहलाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इसके अंतर्गत जलीय निकायों में पादप लोगों और वनस्पतियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, क्योंकि अब पोषक तत्व आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कि सूक्ष्म जीव और जो वनस्पति होंगी वो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और सुपोषित जल का उपयोग फसलों की सिंचाई, जैसे कि हमने बताया कि सुपोषण यानी कि जो सुपोषित जल है उस तालाब में बहुत सारे पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरह के जल को, सुपोषित जल को फसलों की सिंचाई के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, जैव विविधता कोल्ड स्पॉट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो बताइए। तो दोस्तों आपने देखा होगा जैव विविधता हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब हॉटस्पॉट का जस्ट अपोजिट होता है कोल्ड स्पॉट, यानी कि जहाँ पे जैव विविधता कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया, यहाँ जैव विविधता कम एवं आवासों के विनाश की दर अधिक होती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया, इन क्षेत्रों में जैव विविधता की तीव्र विकास हेतु परिस्थितियां जैव विविधता हॉटस्पॉट की तुलना में अधिक अनुकूलित होती है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित लक्ष्यों पर विचार कीजिए। पहला है वर्ष 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागरों के संरक्षण। दूसरा है वर्ष 2030 तक आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश में 50% की कमी। दूसरा, वर्ष 2045 तक वैश्विक स्तर पर कीटनाशकों के उपयोग में 50% तक की कमी। क्वेश्चन पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा लक्ष्य वैश्विक जैव विविधता ढांचे में शामिल है, तो बताएं। दोस्तों पहला दूसरा आपका सही है। तीसरा दिया कि वर्ष 2045 तक, तो 2045 तक नहीं, 2050 तक वैश्विक स्तर पर कीटनाशकों के उपयोग में 50% की कमी करना। ठीक है, तो 2045 नहीं 2050 होना था, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। पहला कथन देखिए, कथन 1, ध्रुवीय क्षेत्रों में आमतौर पर बहुत छोटे प्राणी नहीं पाए जाते हैं। कथन 2, छोटे प्राणियों का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना में अधिक होता है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में आमतौर पर आप देखेंगे वहाँ पे छोटे प्राणी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, तो छोटे प्राणियों का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना में अधिक नहीं बल्कि कम होता है, तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के घटक हैं? तो बताएं प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के कौन कौन से प्रदूषक घटक हैं इन चारों में से? तो दोस्तों ये चारों ही हैं, एक्रोलीन, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड। इन चारों की वजह से धूम कोहरे का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है जैव कीटनाशकों के रूप में किया जा सकता है? तो दोस्तों इन चारों में से किसका प्रयोग जैव कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है? तो ओनली इस केवल एक का, बैसिलस थुरिंजिएंसिस का प्रयोग जो है जैव कीटनाशकों के रूप में किया जा सकता है। तो आंसर होगा केवल एक। ओके, डाइनोकोकस रेडियोड्यूरांस, इसका प्रयोग जो है यूरेनियम के अवशोषण के लिए किया जाता है। ठीक है, और सेक्रोमाइसीस सेरोवेसिएई, इसका प्रयोग जो है ना किण्वन के लिए किया जाता है। जैसे डोसा वगैरह बनाते हैं ना, इडली डोसा, तो उसमें किण्वन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा केवल एक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही हैं ये बताना है। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है, समताप मंडल में मीथेन की सांद्रता में वृद्धि होने से जलवाष्प में भी वृद्धि होती है। दूसरा है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि महासागरीय अम्लता हेतु उत्तरदायी है। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता मनुष्य में श्वास संबंधी विकार पैदा होती है। तो दोस्तों समताप मंडल में अगर मीथेन की सांद्रता में वृद्धि होगी तो इससे जलवाष्प की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से महासागरीय अम्लता हेतु उत्तरदायी है। अभी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया था हमने, बताया था कि अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो महासागरीय अम्लता में भी वृद्धि होगी। ठीक है, और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की अधिकता से मनुष्य में श्वास संबंधी विकार पैदा होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए चल रहे पायलट कार्यक्रम का विस्तार किया है। निम्नलिखित में से कौन से इसके संभावित लाभ हैं? तो दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए चल रहे पायलट कार्यक्रम का विस्तार किया गया है आरबीआई द्वारा। तो इसके क्या क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? तो मुद्रा प्रबंधन की लागत में कमी आएगी, अवैध लेन देन की निगरानी हो सकेगी, वित्तीय मध्यस्थों की समाप्ति। तो ये आपका तीसरा संभावित लाभ नहीं है, केवल एक और दो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेशन में लोग बाकी बचे हुए 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपका थोड़ा सा लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। आप लोग कमेंट में भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं डाउट क्लियर नेक्स्ट सेशन में आपका डाउट क्लियर भी कर दूँगी। और इसके साथ अपने दोस्तों में हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे इस क्लब फैमिली का मेंबर बने। थैंक यू।